मैं आपको एक बात बताऊं कि नी रिप्लेसमेंट की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है जॉइंट का इन्फेक्ट हो जाना। अगर कोई डॉक्टर कोई सर्जन इस एक कॉम्प्लिकेशन पे कवर कर लेता है, इस कॉम्प्लिकेशन को कवर कर लेता है कि भी हम उसके मरीजों में ये डेवलप ना हो, इन्फेक्शन डेवलप ना हो, बाकी चीज़ें सेटल हो जाया करती हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी सी फॉरगिविंग हो जाती हैं कि खुदा न खास्ता अगर अलाइनमेंट में कोई 19-20 का फ़र्क है तो वो भी सेटल हो जाता है, वो भी मैनेज हो जाता है। इन्फेक्शन का एलिमेंट मैनेज नहीं होता। और ये वही पेशेंट्स होते हैं जो आगे 100 मरीजों को या 1000 मरीजों को, अपने पूछने वालों को या इर्द गिर्द के लोग उनको देख के वो कहते हैं कि नहीं, ए कम नहीं कराना, बाकी डॉक्टर साहब सारा कुछ करा लेना है। तो अगर बेस्ट एनवायरनमेंट में, बेस्ट क्वालिटी कंडीशंस में क्वालिटी केयर के साथ आप ये काम करवाते हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं इंडल्ज होते कि जी नहीं वो फिलाना तो सस्ते का कर रहे हैं, तुसी महंगा क्यों कर रहे हो। हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, जो टीम यहाँ पे काम करती है, जो हमारा ऑपरेशन थिएटर का स्टैंडर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और इसी वजह से हमारे सेटअप में इन्फेक्शन रेट इज़ आलमोस्ट नेग्लिजिबल और ज़ीरो। सो ये ऐसी चीज़ है कि जिसको केटर करने के लिए डॉक्टर को भी एफर्ट करनी पड़ती है, उसका एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी टीम एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, टीम का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फोकस सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट में इसी चीज़ पे होता है कि खुदा न खास्ता हमारा केस इन्फेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमें एफर्ट भी करनी पड़ती है। सो एफर्ट कॉस्ट समथिंग। तो ये जो 50 से 75 ईयर्स के पेशेंट्स होते हैं वो इस कैटेगरी में हमारे फॉल कर रहे होते हैं कि जिनका एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि पहले कई दफ़ा हमारे जो और तरीका इलाज हैं उनको आजमा चुके होते हैं, इलाज ले चुके होते हैं और नहीं इम्प्रूव कर रहे होते, तो फिर हमें नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाता है, जो बाकी भी मैंने आपको सिम्टम्स और उनकी कंडीशंस बताई हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एक और हमारे पास क्वेरी आती है कि डॉक्टर साहब इसकी जो टाइप्स क्या होती हैं। हर मरीज़ के लिए एक ही किस्म का इम्प्लांट जो है वो फिट नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि जनाब ये इम्प्लांट है, ये उसका साइज़ है और यही लगना है, और पर्ची की तरह लिख कर दें कि जी ये जाके ले आओ तो सिला दइए। नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके लिए पूरा एक टीम पीछे काम कर रही होती है कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो हमारे पास जो इम्प्लांट प्रोवाइडर टीम होती है वो कम से कम 10 से 15 इम्प्लांट्स या जो पुर्जे लगने होते हैं वो लेकर आते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी मेजरमेंट होती है कि कौन सा लगना है, तो उसके मुताबिक उसी स्टैंडर्ड को कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हम वही इम्प्लांट लगाते हैं जो उस मरीज़ के लिए फ़िट होता है। तो ये इसमें क्वालिटी केयर में सबसे इंपॉर्टेंट यही दो फैक्टर्स हैं जिनको अगर कोई केटर कर लेता है तो बहुत अच्छी सर्जरी हो जाती है। और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तकरीबन इस वक्त मेरे अपने पेशेंट्स जो हैं दे आर नाउ 20 ईयर्स डाउन द लाइन, जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट आज से 20 साल पहले करवाई थी और दे आर अप एंड अबाउट, और जो चल फिर रहे हैं, जो व्हील चेयर बाउंड हो गए थे, कोई इस तरह के नॉन सोशल इसमें एटीट्यूड में चले गए थे, वो काफ़ी अब बेहतरी की तरफ चले जाते हैं और दे आर 10 ईयर प्लस। तो मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान का डाटा अवेलेबल है अपने पेशेंट्स का। अब तीसरी कैटेगरी नी पेन की वो आती है जो कि फॉल कर रहे होते हैं कि जिनमें हम नी रिप्लेसमेंट भी नहीं कर रहे होते, नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी नहीं होता, हम उनको कोई और ट्रीटमेंट ऑफर करें ताकि ये है कि वो कम से कम इस पेन से तो निजात दिलाएं उनको, क्योंकि जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो सोल्यूशन नहीं है। दर्द की दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें गुर्दे का फेल होना, जिसमें स्टमक का ख़राब होना, जिसमें बावल हैबिट्स का ख़राब होना, भूख का ना लगना, ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने नी रिप्लेस किया है वो कोई तकरीबन 10 साल से मुसलसल पेन किलर खा रहे थे और उस जिसकी वजह से उनके किडनीज बिल्कुल नॉकडाउन हो गए थे, इस कंडीशन में पहुंच गए थे कि किडनीज में ये समझ लें कि बॉर्डर लाइन रीनल फेलियर की तरफ चले गए थे। तो इसलिए उन पेशेंट्स में जिनमें हम चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम ये चीज़ें यूज़ ना करवाएं, तो उनमें हमारे पास जो रिसेंटली एफडीए अप्रूव्ड ऑप्शंस हैं वो ये है कि विस्कोमेल्सेंट इंजेक्शंस हैं या प्लेटलाइट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जिनको हम रूटीनली यहाँ पे जो कोशिश करते हैं कि इनको मिक्स करके हम लगाते हैं कि प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो हीलिंग प्रोसेस को इनकरेज करते हैं, जो लुब्रिकेशन है वो फ्रिक्शन को कम करता है और पेशेंट्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं।
ये लेकिन ये है कि वंस फॉर ऑल नहीं होता, कभी एक दफ़ा आपने लगा दिया और ये कंटिन्यूस रहेगा। इसमें हमें कुछ सेशंस करने पड़ते हैं। तो यंग पेशेंट्स जो कि नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते और जिनका ग्रेड ऑफ डिजीज़ अर्ली है, ग्रेड 1 2 3 तक है, इवन अर्ली 3 तक हैं, 3 से बियॉन्ड तो फिर हमें रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो अर्ली 3 तक हम इनमें ये जो FDA अप्रूव्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट है इंजेक्शंस के ज़रिए, वो भी दे सकते हैं। इसमें स्टीराइड्स शामिल नहीं है। यंग एज में हमने स्टीराइड्स नहीं देना होता और ये सारी ट्रीटमेंट जो है इन द थिएटर अंडर स्टरलाइज कंडीशन दी जाती है। इसमें कभी भी हम आउटडोर बेसिस पे ये इंजेक्शंस नहीं लगाते। चौथे नंबर पे जो आ जाते हैं वो यंग पेशेंट्स जो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ होते हैं, जिनके स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हुई लेकिन नी पेन शुरू हो गया। अब उनमें ये है कि अर्लीस्ट पॉसिबल ये होता है कि जैसे किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी के साथ कि आइसिंग इज़ द बेस्ट हीलिंग इनिशियली। तो आइसिंग आइसिंग एंड आइसिंग एवरी 2 आवर्स 10 to 15 मिनट्स के लिए आइसिंग करनी। ये पब्लिक अवेयरनेस का मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि आइसिंग करने से कम से कम ये होता है कि स्वेलिंग कम होती है, टिश्यू का डैमेज कम होता है, तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स उसके कम हो जाते हैं उस इंजरी के इन कंपैरिजन के जिसमें हम आइसिंग नहीं करते या हम गर्म टकोरें कर रहे होते हैं। वो इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाना ज़रूरी होती हैं, ख़ास तौर पे MRI का टेस्ट उनमें ज़रूरी होता है। फिर हम उसमें डायग्नोज करते हैं कि क्या वो लिगामेंट इंजरी की वजह से उनको पेन है या मेनिस्कल इंजरी की वजह से पेन है, या जो यंग फीमेल्स होती हैं उनमें कॉन्ड्रोमलेशिया यानी कार्टिलेज का डैमेज हो जाना होता है, उसकी वजह से पेन है। जब वो चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं तो फिर हम उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ जाते हैं कि सिर्फ अगर हम कंजर्वेटिव उनको एक्सरसाइजेज से बेहतर कर सकते हैं तो एक्सरसाइजेज से बेहतर करते हैं। किसी में हमें वही विस्कोमेल्सेंट इंजेक्शंस लगा के बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अगर लिगामेंट या मनिस्कल इंजरी होती है तो उसमें हमें आर्थोस्कोपिक या की होल सर्जरीज करके मनिस्कस को रिपेयर या शेविंग करनी होती है और जो लिगामेंट है उसको नया बनाना होता है, ताकि ये है कि वो अपनी स्टेबिलिटी नी के अंदर क्रिएट कर सकें। क्योंकि नी में जो एक्चुअल मूवमेंट है अगर ये देखें तो ये बिल्कुल इस तरह की मूवमेंट होती है, लेकिन जब आपका एक लिगामेंट शॉर्ट हो जाता है तो हर मूवमेंट में नी आपका आगे स्लाइड करता है, जिसकी वजह से उस स्लाइडिंग इफेक्ट की वजह से कार्टिलेज का और मनिस्कस का डैमेज एग्रेवेट हो जाता है। और फिर कुछ पेशेंट्स हमारे पास जब 6 महीने या 1 साल 1.5 साल के बाद आते हैं तो जो वो अर्ली इंजरी पार्शल होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, और जो मनिस्कल इंजरी एक छोटे से कट से शुरू हुई थी वो अब कम्प्लेक्स टीयर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नी पेन कंसीडरिंग ऑल द एजेस। तो ये मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी जनरल पब्लिक के लिए कि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट कौन सी एज में कौन सी ट्रीटमेंट करवानी है जिससे आपके रिजल्ट्स बेहतर आएँ और लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।